वेलकम स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक निकाल लिया था दैलीय अपक्रिया ऊर्जा हमारी चल रही थी, तो उसके लिए हमने ई डैश निकाल दिया। तो दैलीय अपक्रिया ऊर्जा की हम डेफिनेशन किस तरह से दे रहे थे कि ए अपने पास कितनी मिनिमम एनर्जी लेकर आ रहा है ताकि वो शून्य संवेग या शून्य गतिज ऊर्जा के सी और डी जो उत्पाद बन रहे थे उनका निर्माण कर सके। मतलब सी और डी को मिलने वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो बनी रहे, मतलब जस्ट बने हैं वो, मतलब ए अपने पास इतनी एनर्जी लेकर आ रहा है कि उसने अपक्रिया को बस कंप्लीट करने में योगदान दिया है। अपक्रिया में जो आगे काइनेटिक एनर्जी उनको प्रोवाइड करानी थी वो एनर्जी उसने प्रोवाइड नहीं कराई। ठीक है, ये मतलब है उसका कि बस जिस पर जाकर अपक्रिया बस कंप्लीट ही हुई हो, जस्ट कंप्लीट हुई हो, मतलब उससे कम अगर हम एनर्जी रख दें तो अपक्रिया भी कंप्लीट नहीं होगी। उस एनर्जी को हम बोल रहे थे दैलीय अपक्रिया ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी। उस थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे थे। तो यहां पर आगे देखते हैं। तो ई डैश क्या था, चूंकि ई डैश कितने के बराबर था, E1 डैश प्लस E2 डैश, और E1 डैश प्लस E2 डैश अभिक्रिया से पहले ऊर्जा अभिक्रिया के बाद की ऊर्जा के बराबर होगी। चूंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम से चूंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम से कितना हो जाएगा, E1 डैश प्लस E2 डैश वो बाद की एनर्जी है E3 डैश प्लस E4 डैश के बराबर होगी। E1 डैश प्लस E4 डैश के बराबर होगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, और ये कितने के बराबर है, E डैश के बराबर। तो समीकरण 10 और 11, समीकरण 10 और 11 से देखते हैं। समीकरण 10 व 11 से कितना हो जाएगा हमारे पास, E डैश की वैल्यू हम डालते हैं E3 डैश प्लस E4 डैश, E3 डैश प्लस E4 डैश इक्वल टू रूट ऑफ M1 का स्क्वायर C4 प्लस M2 का स्क्वायर C4 प्लस 2 E1 M2 C स्क्वायर। अब ध्यान से देखना है इसको आगे। E3 डैश, चूंकि E3 डैश C पार्टिकल की एनर्जी है वो कितनी थी, ग्राम द्रव्यमान ऊर्जा प्लस काइनेटिक एनर्जी, और E4 डैश कितना था, M4 C स्क्वायर प्लस T4 ये था। और E1 क्या है, ए पार्टिकल की एनर्जी, कण ए की एनर्जी, ऐसे लिख देते हैं, कण सी की कुल ऊर्जा, ये कण डी की कुल ऊर्जा है, कण डी की क्या है, ये कुल एनर्जी है, और ये है कण ए की कुल एनर्जी, तो उसका ग्राम द्रव्यमान और प्लस में उसकी काइनेटिक एनर्जी T1 उसी रूप में लिख दिया। तो कण ए की कुल ऊर्जा को क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से हो जाएंगी E3 डैश E4 डैश और E1। अब यहां पर हमें वैल्यू पुट करनी है। देखो E3 डैश E4 डैश और E1 तीनों चीजें दिख रही हैं, लेकिन हम इससे पहले डाल देते हैं, चलो वैल्यू फिर देख लेंगे इसको। M3 C स्क्वायर प्लस T3 प्लस M4 C स्क्वायर प्लस T4, ठीक है, ये वैल्यू डाल दी, और इसमें आ जाएगा M1 का स्क्वायर C4 प्लस M2 का स्क्वायर C4 और प्लस में 2। E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, M1 C स्क्वायर प्लस T1 और प्लस में इंटू में M2 C स्क्वायर, ये हो जाएगा, इंटू में है यहां पर ये। ठीक है, यहां तक कंप्लीट करो इसको, और फिर इसमें दैलीय अपक्रिया ऊर्जा की जो परिभाषा है उसको लगाएंगे। लैंग्वेज लिखनी है इसके बाद।
ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज लिखना, चूंकि रहने दो, कर्ण ए की वह न्यूनतम ऊर्जा, कर्ण ए की वह न्यूनतम ऊर्जा न्यूनतम गतिज ऊर्जा, गतिज और वर्ड लगा देना, कर्ण ए की वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा जिसकी सहायता से, कर्ण ए की वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा जिसकी सहायता से शून्य संवेग ब्रैकेट में लिख देना, शून्य गतिज ऊर्जा, संवेग जीरो है मतलब वेग जीरो है, और वेग जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। शून्य संवेग ब्रैकेट में लिख देना, शून्य गतिज ऊर्जा, शून्य गतिज ऊर्जा के उत्पादों का निर्माण होता है। कर्ण ए की वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा जिसकी सहायता से शून्य संवेग ब्रैकेट में लिख देना या शून्य गतिज ऊर्जा के नए उत्पादों का निर्माण होता है। तो उस न्यूनतम गतिज ऊर्जा को डेल्ही अपक्रिया ऊर्जा कहते हैं। तो उस न्यूनतम गतिज ऊर्जा को डेल्ही अपक्रिया ऊर्जा कहते हैं। ये लैंग्वेज हो गई, अर्थात डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे कि जब उत्पादों की गतिज ऊर्जा शून्य है, मतलब T3 और T4 इनका मान कितना है, 0, तब कर्ण ए की गतिज ऊर्जा, जब कर्ण ए की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, वो T जो T1 मान रहे हैं उसको हम T3 सॉल्ट से रिप्रेजेंट कर देंगे कि जब T3 और T4 जीरो हैं, मतलब C और D उत्पाद बने हैं लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तब उस स्थिति में कर्ण ए की जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी है, T3 सॉल्ट, यानी कि न्यूनतम गतिज ऊर्जा है। ये क्या है, न्यूनतम गतिज ऊर्जा, या इसी को हम नाम दे देते हैं देल्ही ऊर्जा या देल्ही अपक्रिया ऊर्जा। न्यूनतम गतिज ऊर्जा को ही नाम दे देंगे देल्ही अपक्रिया ऊर्जा। तो ये निकालना है हमें, इसलिए तो देखो T3 और T4 का मान जीरो कर देंगे, उस स्थिति में T1 कितने के बराबर है, T3 सॉल्ट के बराबर है। तो यानी कि ये हो जाएगा इक्वल टू, इधर आ जाएगा m1 का स्क्वायर C4 प्लस m2 का स्क्वायर C4 प्लस 2, कितना बचेगा m1 C स्क्वायर, और यहां पर m2 C स्क्वायर, सॉरी प्लस में T3 सॉल्ट और होगा इसमें T3 सॉल्ट और इनटू में m2 C स्क्वायर, इतना हो जाएगा। मतलब जब कर्ण ए की एनर्जी कितनी है, इतनी है, मिनिमम है ये, मतलब इतनी एनर्जी, तो उसकी काइनेटिक, अब मान के चलो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, बी यहां पर रखा हुआ है वो तो स्थिर अवस्था में है और कर्ण ए यहां पर है, दोनों बैठे हुए हैं आराम से, कोई कुछ हो ही नहीं रहा है इनके बीच में, कुछ होना तो चाहिए तभी तो सी और डी बनेंगे, मतलब ए को इसके साथ टक्कर करनी होगी, टक्कर करने के लिए इसको मूवमेंट करना होगा, मोशन करनी होगी, तो इसके पास कुछ ना कुछ तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए ताकि ये गति करके इसके पास आए, इससे अपक्रिया करके उत्पाद सी और डी वहां पर बनाए। तो इसके लिए इसके पास जो मिनिमम एनर्जी होगी ताकि उसने सी और डी उत्पाद बनाए, बस बन गए हैं वो, अब ऐसे बैठे हुए हैं, वो ऐसे गतिशील नहीं है, बैठे हुए हैं गतिशील नहीं है, मतलब वो इतनी ही मिनिमम एनर्जी अपने पास लेकर आ रहा है। तो इस तरह से हमने इसको इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अब इसमें दोनों तरफ होल स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा, m3 c स्क्वायर प्लस m4 c स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू m1 स्क्वायर c4 प्लस m2 स्क्वायर c4 प्लस 2 m1 c स्क्वायर और प्लस 2 3 सॉल्ट, इस तरह से लिख दिया, या इसी तरह से रहने दो, m1 c स्क्वायर प्लस 3 सॉल्ट और m2 c स्क्वायर, यहां तक लिखो इसको, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ये अलग है इधर से।
ठीक है, इसमें आगे देखते हैं, इसको बस सॉल्व करके टी थ्रेशोल्ड की वैल्यू निकालनी थी। हेडिंग ही हमारी ये थी कि दहलीय अपक्रिया ऊर्जा, इसको निकालना है यहाँ से, तो इसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए इसका होल स्क्वायर बोलते हैं, m3 का स्क्वायर c4 प्लस m4 का स्क्वायर c4 प्लस 2 m3 m4, ये हो जाएगा m3 m4 c की पावर में 4 इक्वल टू m1 का स्क्वायर c4 प्लस m2 का स्क्वायर c4 प्लस में यहां पर अब खोल लेते हैं इसको 2 m1 m2 c की पावर में 4 और प्लस में कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ t3 सॉल्ट, ठीक है, और m2 c स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब सभी में से देखो, इसमें से 2 m3 m4 c की पावर में 4 और यहां पर बचेगा m2 c स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या इसमें? कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। t3 सॉल्ट को हम पक्षांतरित करके इसमें से निकालते हैं, तो देखो 2 टाइम्स ऑफ t3 सॉल्ट m2 c स्क्वायर, इसको ले लिया हमने 2 टाइम्स ऑफ 3 सॉल्ट इसको, और इस पूरे में से ये सभी एक ही तरफ हैं, तो m3 का स्क्वायर प्लस m4 का स्क्वायर और प्लस 2 m3 m4, ठीक है। इधर है, इधर लेकर आया इसको, माइनस के m1 का स्क्वायर माइनस के m2 का स्क्वायर और माइनस के 2 m1 m2, ठीक है, इतना हो जाएगा ये, और इसमें आ जाएगा c की पावर 4 सभी में से कॉमन। इसके आगे लिखते हैं, फिर इसको लिखते चलना साथ में ही। तो देखो इधर इसमें से c की पावर स्क्वायर से c एक 2 कट जाएगा, तो यहां पर t3 सॉल्ट हमारे पास बचेगा 2m2 नीचे चले जाएगा, m3 का स्क्वायर प्लस m4 का स्क्वायर प्लस 2 m3 m4 माइनस m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर और प्लस में 2 m1 m2, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ब्रैकेट में लिख दिया सभी में से माइनस कॉमन लेते हुए, और c स्क्वायर बचेगा यहां पर, और नीचे बचेगा कितना 2 टाइम्स ऑफ m2, और c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इसलिए c स्क्वायर बचा। इसको बस कैलकुलेशन कर रहे हैं, इजी फॉर्मूला निकाल रहे हैं इजी वे में। तो देखें इसमें आगे m3, इसको भी एक ब्रैकेट दे दिया, इसको हम कितना लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी कि m3 प्लस m4 का होल स्क्वायर माइनस अपनी जगह है, इसको लिखेंगे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और इसमें कितना आ जाएगा c स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 2m2, इस तरह से हो जाएगा। इसको यहां पर देखते हैं, t3 सॉल्ट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b और a माइनस b, तो a प्लस b यानी कि एक बार तो आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, इस तरह से, और एक तरफ आ जाएगा a माइनस b यानी कि m3 प्लस m4 माइनस के m1 माइनस के m2, और इसमें कितना आ जाएगा c स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 2m2, इस तरह से लिखो। अब देखो यहां पर, अब यहां पर द्रव्यमान में क्षति ना होगा, जैसे कि m1 प्लस m2 द्रव्यमान संरक्षण के नियम से m3 प्लस m4 के बराबर होना चाहिए था, लेकिन यहां पर चूंकि t3 सॉल्ट जो काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेटर देन 0 होगी, इस चीज से संतुष्ट हो आप कि जो a अपने पास काइनेटिक एनर्जी लेकर आ रहा होगा वो ग्रेटर देन 0 होगी। इसका मान ग्रेटर देन 0 होने के लिए, चूंकि t3 सॉल्ट ग्रेटर देन 0 होने के लिए m3 प्लस m4, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, इस तरह से लिख देना a प्लस b और a माइनस b, इस तरह से आपको याद रहेगा, इस तरह से लिख देना इसमें। तो इसमें m3 प्लस m4 इसका मान पॉजिटिव होने के लिए हमेशा m3 प्लस m4 का मान m1 प्लस m2 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तभी t3 सॉल्ट कैसा आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है।
तो इसमें बाद का द्रव्यमान स्टार्टिंग के द्रव्यमान से ज्यादा हो गया। जरा सोचो ऐसे कैसे हो गया? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से तो चलो अगर कम होता तो हम मान लेते कि वहां पर जो द्रव्यमान में क्षति हुई है वो द्रव्यमान में क्षति किसमें चेंज हो गई, E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से एनर्जी में चेंज हो गई। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ, यहाँ पहले मास कम था बाद में मास ज्यादा हो गया। मतलब ये मास आया कहां से, बता सकते हो? सब चीज आपके सामने लिख रही है। इसी को उल्टा भी तो देख सकते हैं भाई कि E है वो भी तो किसमें चेंज हो सकती है, डेल्टा एम में। कि A अपने पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर आ रहा था, उसने उसके साथ टक्कर की, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से वो काइनेटिक एनर्जी कहां गई, वो ऊर्जा कहां पर गई, वो ऊर्जा किसमें चेंज हो गई, मास में चेंज हो गई। इसके बाद का द्रव्यमान बढ़ गया और प्रारंभिक द्रव्यमान घट गया। इसलिए तब माना जो ऊर्जा है, तो जैसे ऊर्जा को हम क्या लिखते हैं, द्रव्यमान क्षति इंटू सी स्क्वायर। यहां पर द्रव्यमान आधिक्य है ये, तो Q इक्वल टू m3 प्लस m4 माइनस के m1 प्लस m2 इंटू सी स्क्वायर कर दें तो डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लिखते हैं द्रव्यमान आधिक्य ऊर्जा। द्रव्यमान क्षति नहीं हुई है, द्रव्यमान अधिक हो गया, इसलिए इसको बोल रहे हैं द्रव्यमान आधिक्य ऊर्जा। ठीक है, इस बात को समझना सही से। द्रव्यमान आधिक्य ऊर्जा जहां m3 प्लस m4 माइनस के m1 प्लस m2, ये क्या है, द्रव्यमान आधिक्य। ये तो है द्रव्यमान आधिक्य और उसकी संगत ऊर्जा क्या हो जाएगी, उसकी संगत ऊर्जा हो जाएगी द्रव्यमान आधिक्य ऊर्जा। ठीक है, इसलिए T थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, इसको लिख देंगे हम Q अपॉन में 2m2 और यहां पर कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, इस तरह से इसको लिख दो फॉर्मूले को, और इक्वेशन जो भी चल रही है इस पर 11 चल रही है, जो भी चल रही है इस पर डाल देना। ठीक है, द्रव्यमान क्षति नहीं बोलेंगे, इसको द्रव्यमान आधिक्य बोलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। लिख देना, उपरोक्त अभिक्रिया दैलीय अपक्रिया ऊर्जा को व्यक्त करती है। उपरोक्त समीकरण दैलीय अपक्रिया ऊर्जा को व्यक्त करती है। उपरोक्त समीकरण दैलीय अपक्रिया ऊर्जा को व्यक्त करती है। इसमें नोट डालें एक, और इसी के साइड में लिख देना जहां से, ताकि आपको Q की वैल्यू भी याद रहे। जहां Q जो द्रव्यमान आधिक्य हुआ है उसके संगत द्रव्यमान है m3 प्लस m4 माइनस में m1 प्लस m2 इंटू सी स्क्वायर, ये द्रव्यमान आधिक्य ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, जहां Q क्या है लिख देना, और नीचे 2m2, इस चीज का ध्यान रखना। m2 क्या था, जो भी विराम अवस्था में पार्टिकल था उसका द्रव्यमान, मतलब बी वाले जो कण है उसका द्रव्यमान, जो स्थिर अवस्था में पार्टिकल होता है उसका द्रव्यमान होता है। इसके बाद यहाँ पर एक नोट डालेंगे और नोट में लिखेंगे, देखो पहले समझ लेते हैं। अभी तो हम बात कर रहे थे कि ए है वो बी से टक्कर कर रहा है और यहाँ पर सी और डी उत्पाद बना रहा है, दो ही उत्पाद बना रहा है। यदि दो से अधिक उत्पाद बनाए तो सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इस तरह से लगातार उत्पाद दो से अधिक संख्या में है, तब इसके लिए टी थ्रेशोल्ड को किस तरह से लिखा जाएगा। तो देखो टी थ्रेशोल्ड को किस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ पर इसका द्रव्यमान हमने मान लिया m1, इसका m2, इसका m3, इसका m4, इसका m5, इसका m6, और इस तरह से डॉटेड में आगे द्रव्यमान भी चल रहे हैं। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, टी थ्रेशोल्ड को देख लेना, डेरिवेशन नहीं है, सीधा है। यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, Q की जो वैल्यू है वो आएगी, मतलब द्रव्यमान आधिक्य, तो m3 प्लस m4
प्लस M5, इस तरह से जितने भी द्रव्यमान होंगे उत्पादों के, उसमें से हम अभिकारकों के द्रव्यमान को घटाएंगे, तो ये द्रव्यमान में जितनी भी वृद्धि होगी वो आ जाएगा इंटू सी स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, अपॉन में नीचे तो कितना आ जाएगा, क्यू की वैल्यू आ गई, अपॉन में 2m2 ही आ जाएगा, जो स्थिर अवस्था में है ये वाला स्थिर है, उसका द्रव्यमान नीचे आ जाएगा 2m2 करके, और यहाँ पर आएगा सभी द्रव्यमानों का ऐड हो रहा था यहाँ पर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, यहाँ पर भी सभी उत्पाद इनका योग हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, इस तरह से सभी का योग हो जाएगा। तो इसको देखते हुए सिमिलरली आप लिख सकते हो Q की वैल्यू में ध्यान रखना, Q में क्या था, द्रव्यमान में जितना आधिक्य हो रहा था उसके संगत ऊर्जा, द्रव्यमान आधिक्य को हम निकालेंगे कैसे, उत्पादों के द्रव्यमान में से अभिकारकों के द्रव्यमान को घटाकर, और जितने भी उत्पाद होंगे उन सभी का द्रव्यमान वहां पर आ जाएगा, इस तरह से घटाएंगे, इसको भी लिख देना। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम या एएमयू होता है, और जबकि ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर जूल। ठीक है, अगर किसी का द्रव्यमान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोल रहा है, मतलब उसने क्या दे रखा है आपको, उस द्रव्यमान के संगत आपको एनर्जी दी हुई है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर वो कह रहा है कि किसी पार्टिकल का द्रव्यमान इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब उस द्रव्यमान के संगत कितनी एनर्जी है उसको कैलकुलेट करके उसने सीधा दिया हुआ है E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो आगे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखो, इसके बाद लिखो क्वेश्चन। एक पार्टिकल होता है पाई प्लस माइनस दोनों टाइप का होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, इसको बोलते हैं पाई मेसॉन्स। तो लिखना पाई मेसॉन म्यू प्लस माइनस मेसॉन, म्यू प्लस माइनस मेसॉन, वन न्यूट्रिनो न्यू। क्वेश्चन लिखें, पाई प्लस माइनस मेसॉन कॉमा लगाकर म्यू प्लस माइनस मेसॉन वन न्यूट्रिनो न्यू में विघटित होता है पाई प्लस माइनस की ग्राम द्रव्यमान ऊर्जा, पाई प्लस माइनस की ग्राम द्रव्यमान ऊर्जा 139.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तथा म्यू प्लस माइनस की ग्राम द्रव्यमान ऊर्जा, म्यू प्लस माइनस की ग्राम द्रव्यमान ऊर्जा 105.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तथा न्यूट्रिनो की ग्राम द्रव्यमान ऊर्जा 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ग्राम द्रव्यमान ऊर्जा क्यों होगी, न्यूट्रिनो क्या है, उसका ग्राम द्रव्यमान शून्य होता है, इसलिए उसके संगत ऊर्जा भी उसकी 0 हो जाएगी। द्रव्यमान नहीं होता है न्यूट्रिनो का ग्राम द्रव्यमान। ठीक है, तब म्यू प्लस माइनस तथा न्यू की, तब म्यू प्लस माइनस व न्यू की गतिज ऊर्जाओं की गणना कीजिए। गतिज ऊर्जाओं की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो बताओ कर सकते हो क्या? पहले तो क्वेश्चन कहां से आया है, कौन से टाइप का है, कौन से डेरिवेशन से रिलेटेड है, वो समझ में आया क्या? कि म्यू प्लस माइनस पाई प्लस माइनस मेसॉन पार्टिकल है, वो इन दोनों में क्या हो रहा है, विघटित हो रहा है। तो ये इससे रिलेटेड रहा आंसर आपका कि एक पाई प्लस माइनस पार्टिकल है, अस्थायी कण है, और वो किस किस में टूट गया, म्यू प्लस माइनस में और न्यू में टूट गया। ठीक है, इस तरह से टूट गया। इनका जो द्रव्यमान है इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया m पाई से, इसका द्रव्यमान हमने रिप्रेजेंट कर दिया m म्यू से, और इसका द्रव्यमान हमने रिप्रेजेंट कर दिया m न्यू से। ठीक है, या m इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, पहले की तरह ही इसी तरह से मान लेते हैं। m इसका दिक्कत नहीं आएगी, m1 इसका और m2 इसका। तब
न्यू प्लस माइनस और न्यू इन दोनों की गतिज ऊर्जाएं, तब T1 और T2 के जो फॉर्मूले हमने निकाले थे वो कितना आया था, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना आंसर आएगा, 1 माइनस के m1 अपॉन m माइनस के डेल्टा m अपॉन m। ठीक है, इसी तरह से T2 कितना हो जाएगा, T1 इसकी है और T2 इसकी है, तो डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर 1 माइनस के m2 अपॉन m माइनस के डेल्टा m अपॉन m 2m, 2 का और था मल्टीप्लाई नीचे 2m। इस तरह से हमें T1 और T2 को निकालना है, तो T1 और T2 निकालने के लिए आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, बताओ है या नहीं। m प्लस माइनस की जो गतिज ऊर्जा है वो इतनी दे रखी है, मतलब आपको गिवन क्या है, देखो गिवन है आपको इसका विराम द्रव्यमान ऊर्जा है, इसकी विराम द्रव्यमान ऊर्जा को हम किस तरह से लिखेंगे, इसका विराम द्रव्यमान इंटू सी स्क्वायर, इस तरह से लिख दिया। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ये कौन सी की थी, म्यू प्लस माइनस की, तो इसको हम m1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m1 सी स्क्वायर, और ये कितना है m2 सी स्क्वायर, वो कितना है 0 है, ये चीज आपको दी हुई है। ठीक है, और यहां पर आप डेल्टा m निकाल सकते हो क्या, ये ऊर्जाओं के संगत है, तो डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर को कैसे निकालेंगे कि m में से हमने द्रव्यमान को घटा दिया, m1 प्लस m2 को इस तरह से घटाएंगे, द्रव्यमान में क्षति इंटू सी स्क्वायर और m इंटू सी स्क्वायर माइनस के m1 इंटू सी स्क्वायर और माइनस के m2 इंटू सी स्क्वायर, क्योंकि हमें डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, तब ऐसे लिख देना इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 इस तरह से, और इसको 4 वहां तक लिखने के बाद यहां से लिखो डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये तीनों की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, इसमें से 139.6 में से सीधा घटाएंगे हम इसको 105.7 को, और ये तो 0 है, ये इसको घटाने के बाद जो भी आंसर आ रहा है वो डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर तो आ गया 1 माइनस के m1 अपॉन m। अब m1 और m को आप निकालोगे तो आप इसमें सी स्क्वायर का भाग दोगे, इतना काम नहीं करना है, इतना काम नहीं करना है, तो किस तरह से करोगे, T1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर 1 माइनस के m1 सी स्क्वायर अपॉन m इंटू सी स्क्वायर और माइनस के डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर अपॉन 2m इंटू सी स्क्वायर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, अंश और हर में सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई, अब सारी वैल्यू है, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर आ गया, m1 सी स्क्वायर है, m सी स्क्वायर है, ये सभी सारी चीजें हैं आपके पास। ठीक है, और इसी तरह से इसमें भी कर देना, T2 में भी इसमें सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके इस तरह से इसको भी लिखना है, और सभी को सारी वैल्यू आपको गिवन है, करिए कैलकुलेट इसको, और यहाँ पर इनके आंसर लिख लो, खुद करना है इसको। T1 आंसर जो आएगा काइनेटिक एनर्जी का वो आ रहा है 4.1358 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और T2 इतना आ रहा है आपके पास 29.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा एक चीज बताओ, जब आपने T1 कैलकुलेट कर लिया तो T2 को भी क्या इसी तरह से कैलकुलेट करना जरूरी है क्या, नहीं है। डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, जो द्रव्यमान में जितनी भी क्षति हुई होगी, यहां से ये बना था, जो जितनी भी द्रव्यमान में क्षति हुई है वही तो किसके रूप में चेंज हुई है, इन दोनों की गतिज ऊर्जाओं के रूप में चेंज हुई है, तो T ही टोटल जो गतिज ऊर्जा है वही डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर के बराबर होगी। तो यहां से आप इस फॉर्मूले का यूज करते हुए T इक्वल टू T1 प्लस T2, तो आपके पास T1 आ गया, तो T माइनस के T1 करते हुए आप वहां से किसको निकाल सकते हो, T2 को निकाल सकते हो इजीली, क्योंकि T तो आपके पास यहाँ से ऑलरेडी आ ही गया इससे छोटी सी कैलकुलेशन से, और T1 आप निकालोगे उस कैलकुलेशन से, तो वहां से T2 आप सीधा निकाल सकते हो, T2 आप सीधा निकाल सकते हो, और या फिर आप दोबारा इस फॉर्मूले को ही यूज करके निकालना चाहो आपकी मर्जी है, लेकिन उसमें क्या है टफ पड़ेगा थोड़ा, उसको निकालोगे तो दोबारा से वही पूरी कैलकुलेशन करनी होंगी, भाग करने होंगे, फिर गुणा करने होंगे। यहाँ पर तो आपकी जितनी आई, यहाँ पर कितना आएगा इसकी वैल्यू, इसकी आ रही है 133.9, इसको घटाने पर कितनी आएगी 133.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी आएगी। ठीक है, अब 133.9 में से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा। ठीक है, सॉरी 133 थोड़ी 33 की बात, 33.9, अब 33.9 में से 4.13 इसको घटाओगे तो 29.8 के समथिंग ही
बचेगा आपका 29.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मर्जी आपकी है, आप किस तरह से करना चाहो। तो T है आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों की जितनी भी निकलेगी, यहाँ पर T1 निकल रही है, यहाँ T2 है, तो T1 प्लस T2 ही डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर के रूप में आएगी ऊर्जा संरक्षण के नियम से, उससे निकाल लेना। दोनों आंसर आपके पास लिख रहे हैं। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।